के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर और आसपास के जिलों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सीएम योगी ने दी एक नई सौगात, और साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र यानी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से किसानों और विकास को लेकर सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। वहीं बात धर्मांतरण मामले पर छत्तीसगढ़ में सत्ता, विपक्ष और क्रिश्चियन समाज आमने सामने है, इस पर हम बात करेंगे। और चलते चलते बात होगी, देश में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महाटेट लीक हुआ है। अब इसको लेकर तमाम जो है हंगामा हो रहा है। तो चलिए अब खबरों के विस्तार में चलते हैं और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन है। गोरखपुर और आसपास के जिलों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की एक नई सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बेतिया हाता में फोर्टिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम के सहयोग से बने एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह अस्पताल अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। आपको बता दें कि गोरखपुर को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक नई सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया और उपलब्ध चिकित्सा सुविधा की जानकारी भी ली गई। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि यह संस्थान पूर्वांचल के लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके दिवंगत होने के बाद उनकी स्मृति में किसी एक ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र को जो लोगों को आरोग्यता प्रदान करेगा, लोगों को नया जीवन प्रदान करेगा, ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के हॉस्पिटल संचालित होगा। और यहां पे सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं स्वास्थ्य की यहां पे उपलब्ध, यहां के लोगों को उपलब्ध होगी। बहुत मेहनत के साथ श्री सीपी चंद जी ने और डॉक्टर अरुण चंद जी ने इस हॉस्पिटल को बनाया है। अच्छा है, उनके छोटे पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम उनके साथ यहां पर लोकल स्तर पर भी, और फोर्टिस की टीम भी उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आज की आवश्यकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, आज पैसे की कमी नहीं। रवि किशन बोल रहे थे कि क्या फ्री में, मैंने कहा आप जब फ्री में, जिस दिन आप अपनी फिल्म फ्री में दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन यहां पे भी फ्री में हॉस्पिटल में उपचार करा देंगे। और वैसे भी फ्री की आवश्यकता नहीं, क्वालिटी की आवश्यकता है। क्वालिटी फ्री के लिए हम देने को तैयार हैं कि व्यवस्था में 5 लाख रुपए हर गरीब को स्वास्थ्य की फ्री में उपचार की सुविधा सरकार दे रही है। हर वर्ष मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से 1200 से 1500 करोड़ रुपए गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, हर वर्ष उपलब्ध करा रहा हूं। और इसीलिए मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी आप फ्री में फिल्म दिखाना शुरू कर दीजिए सभी युवाओं को, तो अपने आप ही सब फ्री में उपचार होने लग जाएगा। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा और रोजगार
फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के सहयोग से गोरखपुर के बेतिहाता में शुरू हुआ अत्याधुनिक अस्पताल। अस्पताल के संचालन में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहायक सेवाओं में स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। आईसीयू, डायलिसिस और आधुनिक ब्लड बैंक के माध्यम से आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाने का यह उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री मार्कंडेय चंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इस सोच के तहत सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ निजी क्षेत्र के निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनका कहना था कि ऐसे संस्थान न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधा देंगे बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। पूर्वांचल में पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवा में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी संस्थान और आधुनिक अस्पतालों के जरिए इलाज की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को बड़े शहरों की ओर इलाज के लिए कम जाना पड़ेगा। एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जहां आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेष डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जहां एक तरफ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी से इलाज की बेहतर सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने से पूर्वांचल के मरीजों को आधुनिक इलाज के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे गोरखपुर की तस्वीर बदलेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र यानी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से किसानों और विकास को लेकर एक बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इसकी सौगात दी है और इस दौरान दोनों नेताओं ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करने के साथ ही क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 46 करोड़ 32 लाख रुपए की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जबकि 323 करोड़ 34 लाख रुपए की 32 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से किसानों, विकास और आधारभूत ढांचे को लेकर बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेत बचाओ अभियान और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 46 करोड़ 32 लाख रुपए की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 323 करोड़ 34 लाख रुपए की 32 नई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में विकास और किसान कल्याण की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ साथ क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी। रुद्रपुर से विकास की नई शुरुआत, 46.32 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण, 323.34 करोड़ की 32 नई योजनाओं का शिलान्यास, खेत बचाओ अभियान के जरिए कृषि भूमि संरक्षण पर जोर, सिंचाई, सड़क, पेयजल और जन सुविधाओं को मिलेगा विस्तार। आदरणीय शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कृषि के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उन्हें आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की पंक्ति से हटाकर कमाऊ राज्य की भूमिका में लाने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आपके कुशल नेतृत्व में कृषि और कृषि कल्याण के लिए और किसानों के लिए आज ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो,
जो किसानों के 100% खातों में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री विशाल फसल बीमा योजना हो, जो हमारे अन्नदाताओं को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना हो, कृषि अवसंरचना को मजबूत करना हो, या डिजिटल तकनीकी से खेत की मिट्टी से जोड़ना हो, आज आपके कुशल नेतृत्व में किसान आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर आपकी उपस्थिति राज्य के किसानों के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा शक्ति का काम करेगी, बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगी। हम चावल में नंबर 1 हो गए। गेहूं का उत्पादन इतना हो गया कि एक जमाना था जब विदेश से गेहूं मंगाना पड़ता था। आज उत्तराखंड के बासमती की खुशबू पूरी दुनिया में महक रही है। मैं फिर उत्तराखंड के किसानों को प्रणाम करता हूं। किसान बहनों और भाइयों, आज जब उत्तराखंड के रुद्रपुर की इस पवित्र धरा पर आया हूं तो एक निवेदन करने आया हूं। मानसून अब तक नहीं पहुंचा है, बारिश नहीं हुई है, गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। और गर्मी केवल अपने यहां नहीं है, अगर आपने टीवी में देखा हो, अखबार में पढ़ा हो तो पूरा यूरोप परेशान है। वहां तो बेहोश हो रहे हैं लोग गर्मी में। मौसम बदल रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, आने वाला समय और संकटमय होगा। मैं कोई डराने नहीं आया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हर संकट और चुनौती का मुकाबला करेंगे। और कृषि मंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है तो कृषि मंत्री मतलब किसानों का पहला सेवक होता है। मैं आपका सेवक हूं और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है मेरे लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से सड़क, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता और किसानों को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी। बेहतर सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खेत बचाओ अभियान के जरिए खेती योग्य भूमि के संरक्षण और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया गया। रुद्रपुर से दिया गया ये संदेश साफ है कि सरकार विकास और किसान कल्याण को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के जरिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन योजनाओं के धरातल पर उतरने का इंतजार रहेगा, जिससे प्रदेश के लोगों और किसान को इसका सीधा लाभ मिल सके। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। साय का कहना है कि धर्मांतरण केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है, अब बल्कि साहू समाज सहित कई अन्य समुदायों में भी तेजी से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रहा है। राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, जिसके तहत बल, प्रलोभन या धोखे से कराया गया धर्म परिवर्तन दंडनीय अपराध है। अब साय के बयान के बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष और क्रिश्चियन समाज आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ की आबादी में आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी करीब 30% है। विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में धर्मांतरण को लेकर समय समय पर विवाद और आंदोलन देखने को मिले हैं। कई सामाजिक संगठन लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आर्थिक सहायता, शिक्षा और इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि ईसाई संगठन इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं। और इसी बीच वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने दावा किया है कि अब धर्मांतरण केवल आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और साहू समाज के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहरहाल नंद कुमार साय के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव या छल से धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून के तहत सख्त कार्रवाई भी होगी। धर्मांतरण हमारे राज्य में पिछले कांग्रेस की सरकार में खुलेआम हुआ है और आज हमारी सरकार जो मौजूदा कानून है उस कानून के आधार पर कठोर कार्यवाहियां धर्मांतरण के खिलाफ कर रही है। ये सही है कि धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, पर अब ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। हमने कड़ा कानून भी बनाया है, शीघ्र ही वो कानून लागू होगा और ये हमारी भी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि धर्मांतरण के मामले वास्तव में हो रहे हैं तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन बिना तथ्यों के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को बार बार उठाती है। साय जी प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता है और ज्यादातर उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने के बाद भी धर्मांतरण कैसे हो रहा है। ये तो सरकार से पूछना चाहती है, उनको पूछना चाहिए और उनके सवालों का सरकार को जवाब दे। उधर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है और यदि कहीं किसी तरह की अवैध गतिविधि होती है तो कानून अपना काम करे, लेकिन पूरे ईसाई समाज को बदनाम करना उचित नहीं है। नंद कुमार साहब बड़ी भटकी आत्मा लगते हैं मुझको। उनको सबसे बड़ी बात है अभी तक तो ये सब आदिवासी का झंडा लिए फिर रहे थे, अचानक ये साहू समाज के बड़े हितैषी हो गए। तो पहले ये तय कर लें कि वो जो नेता हैं वो आदिवासी समाज के हैं कि ओबीसी साहू समाज के हैं। अगर वो नेता आदिवासी समाज के हैं तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, साय जी कृपया आप ये साहू समाज के बारे में मत बोलिए जिसके बारे में आप कुछ ज्ञान नहीं रखते हुए। अब मैं आ जाता हूं, आपने बात किया था आदिवासियों का भयंकर धर्मांतरण हो रहा है, क्या हुआ सब उसका? कोई ना धर्मांतरण निकला ना खच हुआ, वो टाइम फेस हो गया आपका पूरा मुद्दा। अब आप वहाँ से छोड़ छाड़ के कूद के आ गए हो ये साहू समाज के बात करने के लिए। साहू समाज को आप जब आपको जी चाहता है तब उनको हिंदू मान लेते हो, जब जी चाहता है तो उनको लात मार के बाहर निकाल देते हो। चलिए महासमुंद की घटना आपको बता दे। आप वो कथावाचक बेचारी एक आई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो साहू थी, तो उसको आप लोगों ने जा करके मारा पीटे तक नौबत आ गई थी और उसको कथा नहीं बोलने दिए थे। जब हिंदू है तो क्यों कथा अपना वाचन नहीं करेगी, और नहीं है हिंदू तो आप बोलिए कि ओबीसी हिंदू नहीं है। बता दें कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज में नया नहीं है, लेकिन हर बार ये बहस पहले से ज्यादा तीखी हो जाती है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इसे सामाजिक और सांस्कृतिक संकट बताया है। सरकार कह रही है कि अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है।
वहीं क्रिश्चियन समाज इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या धर्मांतरण वास्तव में बड़े पैमाने पर हो रहा है या केवल राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा बन गया है। यदि मामले सामने आ रहे हैं तो अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं और कितनों पर कार्रवाई हुई? क्या मौजूदा कानून पर्याप्त है या उसे और सख्त बनाने की जरूरत है? और सबसे अहम सवाल कि क्या यह बहस सिर्फ चुनावी राजनीतिक तक सीमित रहेगी या सरकार तथ्यों और सबूतों के आधार पर ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि इस विवाद पर हमेशा के लिए स्पष्टता आ सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देश में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसकी गाज गिरी है महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महाटेट पर। 28 जून को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। थाने से आई इस खबर के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, जिनकी मेहनत पर एक बार फिर पानी फिरता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 28 जून यानी होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि महा टीईटी का पेपर लीक हो गया है। महाराष्ट्र के ठाणे से टीईटी का पेपर लीक होने की खबरें हैं। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा में 4 लाख के करीब कैंडिडेट शामिल होने वाले थे। पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने पेपर लीक को स्थगित करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा, लेकिन इस परीक्षा पर पेपर लीक गिरोह की नजर थी। भिवंडी की कोनगांव पुलिस को सूचना मिली कि पेपर लीक से जुड़े कुछ संदिग्ध डायमंड होटल में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में दबिश दी, लेकिन आरोपी पहले ही वहां से निकल चुके थे। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों का पीछा जारी रखा और आखिरकार सहारा एयरपोर्ट इलाके से 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। लेकिन इन सब के भी सवाल बड़ा है। लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और सिस्टम है कि इस पूरे सिंडिकेट के आगे बौना नजर आ रहा है। एक नजर डालते हैं हालिया और प्रमुख पेपर लीक के मामले 2024-2026 पर। 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र एग्जाम से ठीक 24 घंटे पहले लीक। नीट यूजी में बड़े पैमाने पर पेपर लीक, धोखाधड़ी और सोल्वर गैंग की संलिप्तता के गंभीर आरोप लगे। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पदों के लिए आयोजित हुई इस पुलिस भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली इन परीक्षा के पेपर भी एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डार्क वेब पर परीक्षा से पहले लीक हुए। राजस्थान में बड़े पैमाने पर डेटा और पेपर लीक होने के कारण शिक्षकों की इस बड़ी परीक्षा को रद्द भी करना पड़ा था। एक तरफ महाराष्ट्र के ठाणे से टीईटी का पेपर लीक होने का मामला है, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा हम आपको दिखाते हैं। हे जे आहेत हे सध्या आमच्या ताब्यात 3 लोक आहेत। हे एक हरियाणाचा राहणार आहे आणि 2 हे बिहार राज्यातील आहेत। हे एकंदरीत आता पण केलेल्या तपासामध्ये ही माहिती कळली की ते सगळे दिल्लीवरून आले होते। मग त्यांना कुठून पेपर मिळाला, कोण कोण ह्यामध्ये सहभाग आहे, या सर्वांचा तपास चालू आहे। सरकार सीईटी का पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र नीट का भी पेपर लीकेज का केंद्र स्थान रहा है। उससे भी सरकार ने अनुभव नहीं लिया। जो टीईटी की एग्जाम वैसा देखा जाए तो बहुत छोटी एग्जाम है, उसमें भी महाराष्ट्र का सरकार पास नहीं हुआ। जो शिक्षक ये टीईटी देती है वो शिक्षकों की ही ये टीईटी, मैं समझता हूँ उसका पेपर लीक होना बड़ी महाराष्ट्र सरकार की बेइज्जती इसके माध्यम से हुई है। इसलिए ये जो सरकार है इसमें दम नहीं, ताकत नहीं, सादा पेपर टीईटी का संभाल नहीं सकते। ऐसा सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का है, इसका हमें खेद है। फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं
कि आखिर इस पेपर लीक रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। लाखों युवाओं की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब तक लगाम लगेगी? क्या हर पेपर लीक के बाद सिर्फ जांच और गिरफ्तारी होगी या फिर ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो सके? फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी है और जांच की आंच आखिर कहां तक पहुंचेगी देखने वाली बात है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।